नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर सेल डॉक्ट्रिन, यानी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अब ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है? देखिए, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेक्लिडिन एंड सेक्वान, इन्होंने दी थी 1839 में। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में। सेक्वान ने क्या किया? उसने इसको मॉडिफाई किया। सेक्वान मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड गेव द नेम, और इसको क्या नाम दे दिया उसने? सेल डॉक्ट्रिन। सेल डॉक्ट्रिन, और इसे क्या कहा गया? इट इज ऑल्सो नोन एज सेल प्रिंसिपल। Now the name clear, cell doctrine और cell theory, modern cell theory। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो पहली थ्योरी में नहीं थी, वही हमने यहाँ डिस्कस करना है। देखिए, रुडोल्फ वर्चो एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट था, जिसने एक चीज़ हमेशा आपके एग्ज़ाम में भी आती है कि रुडोल्फ वर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। डेट वाज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मीनिंग क्या था इसका? व्हाट वाज द मीनिंग? मीनिंग वाज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू division, through division। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट था कि नए सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? पुराने सेल से। और कैसे बनते हैं? वाया डिवीजन। क्लियर था? और इसी स्टेटमेंट को रुडोल्फ वर्चो ने एक स्टेटमेंट कहा, एक लैंग्वेज में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था, या इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? ना इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सेक्वान ने क्या मॉडिफिकेशन की। देखिए, पहले जो सेल थ्योरी दी गई उसमें ये कहा गया कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने कहा कि सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन यहां रुडोल्फ वर्चो की जो स्टेटमेंट थी उसने एक रेवोल्यूशन ला दिया। सेक्वान ने देखा कि जो इसने कहा है वो तो एक अच्छा स्टेटमेंट है कि नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं डिवीजन से, लेकिन उसने एक और चीज़ देखी कि सेल के अंदर सिर्फ सेल ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे उसके ऑर्गेनेल्स भी है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सर्टन कंपोनेंट्स। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी हैं जिनको कहा गया ऑर्गेनेलिस। अब उन ऑर्गेनेलिस की एक बड़ी, उसने एक और चीज़ देखी कि वो ऑर्गेनेलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। वो ऑर्गेनेलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि सेल इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा क्या है? देखो ध्यान से समझो, सेल इंडिपेंडेंट है, सेल इज इंडिपेंडेंट, सेल इज इंडिपेंडेंट, बट द ऑर्गेनेलिस आर नॉट। यहां एक स्टेटमेंट हम भी लिख रहे हैं जो हमें समझ आता है, एंड द स्टेटमेंट इज कि सेल इंडिपेंडेंट है पर उसकी ऑर्गेनेलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। इज इट क्लियर? क्या समझ पा रहे हैं? अगर हम किसी ऑर्गेनेली को सेल के बाहर निकाल के रख दे, क्या वो सरवाइव करेगी? सरवाइव कर पाएगी भाई? तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए सेल को एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
That's why it is known as basic unit of life. क्योंकि अगर सेल ना हो तो कोई भी कंपोनेंट जिंदा नहीं रहता, वो वहां काम ही नहीं कर पाएगा, वो वहां काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर किसी भी सेल का कंपोनेंट हम बाहर निकाल दे, तो अगर वो नहीं रह सकता, इसका मतलब सेल के अंदर रह सकता है, तो सेल तो बेसिक यूनिट है। दूसरी चीज वहां क्या देखी गई कि सेल अगर कोई फंक्शन करता है तो उसका उस फंक्शन का अफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और ऑर्गेनिज्म एज ए होल पूरी बॉडी का फंक्शन करता है। इसका मतलब अगर सेल कोई फंक्शन करता है तो उसका रिजल्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने यहां डिस्कस करनी है और यही थी मॉडिफाइड सेल वर्जन, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जो बेसिकली सेल थ्योरी के साथ मैच करती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है हम यहां एक्स्ट्रा देखेंगे। चलिए हम मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी देखते हैं। डस्टर निकालना उधर से, डस्टर निकालो, नीचे पड़ा होगा यार, सामने पड़ा है तो। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडिफाइड सेल थ्योरी। नंबर 1 पॉइंट क्या है, वही ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन कुछ चीजें यहां एक्स्ट्रा आएंगी। नंबर 1 पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इज इट ट्रू? ये तो हमने अभी कहा, पहला पॉइंट इसने वही दिया, सेम, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट डज इट मीन? मैंने अभी कहा और हमने पहले भी सेल थ्योरी में कहा है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमने एक लाइन लिखी थी और मैंने आपको अच्छी तरह से उसका मतलब बताया था कि जो भी फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म करता है वो किस वजह से होता है, जो भी उसकी बॉडी के सेल्स एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमने डाइजेशन की एग्जांपल ली थी। सो यही वो मीनिंग है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, it consists of protoplasm, surrounded by, यहां से लिख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, along with organelles. Protoplasm surrounded by organelles, surrounded by cell membrane. Very important point. यानी यहां सेल ऑर्गेनेलीज की भी बात की गई और कहा गया कि ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज किससे सराउंडेड है, एक सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। अब सभी के सभी, हर एक सेल जो है हमारी बॉडी में लगभग ट्रिलियंस के करीब सेल्स है। अब वहां अगर हम बात करें, ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर physical and chemical composition, and chemical composition. Another very important point, अगर हम हर एक सेल की अगर बेसिक, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसका हमें पता है कि फॉस्फोलाइपिड्स एंड प्रोटीन्स है, उसकी केमिकल कंपोजिशन ये है। सेल वॉल है तो सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड्स है ना, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है हर एक सेल में सेम होते हैं।
तो इसीलिए उसने कह दिया कि ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। अब हर एक सेल के पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी है जो स्टोर करता है वो। सो फिफ्थ पॉइंट इज ईच सेल इज ए स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए सबके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि नहीं है भाई, है। और दूसरी चीज, एंड ऑल्सो ए व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन। हर एक जीन एक्सप्रेस करती है, और एक्सप्रेस किसकी फॉर्म में करती है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। हमारे जो भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं हम, वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द जीन्स। तो इसीलिए हर एक सेल के पास एक एनफ अमाउंट ऑफ जीन्स होती हैं जो हर एक ह्यूमन के पास है, हर एक एनिमल के पास है, और वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच सेल has a definite lifespan. Another important point, हर एक सेल का अपना डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। डेफिनेट, जैसे हमारे स्किन सेल्स है, डेली खत्म होते हैं, डेली उतने ही बन जाते हैं, है ना। हमारे आरबीसी सेल्स है 120 डेज, हमारे WBC है फ्यू ईयर्स, है ना, फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स हमने पढ़ा था। तो हर एक सेल का क्या है, अपना डेफिनेट लाइफ स्पैन है और वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हर एक सेल जो है, ईच सेल शो homeostasis and maintains internal environment, internal as well as its own environment. Another important point, अब हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों मेंटेन है, क्योंकि सेल प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं भाई। कहने का मतलब यही है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर से हमारी बॉडी के अंदर पायरोजेंस की संख्या बढ़ जाती है, द नंबर ऑफ पायरोजेंस बढ़ जाते हैं, तो हमें बुखार हो जाता है ना, हमें बुखार हो जाता है। फिर हम एंटीपायरेटिक्स लेते हैं, पैरास्टामोल लेते हैं। पैरास्टामोल के ऊपर देखना लिखा होता है एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो रीज़न क्यों लिखा होता है, रीज़न एंटीपायरेटिक का मतलब है वो पायरोजेंस को कंट्रोल करती है। हम पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक आएगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमारा सेल करता क्या है, इट मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना भी और बॉडी का भी। क्योंकि अगर सेल फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है तो हमारी बॉडी भी फंक्शन क्या करेगी, प्रॉपर करेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है तो कहने का मतलब क्या हो गया, इंटर्न हमारा सेल भी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक अगर अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा। सो इसीलिए हम ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक सेल जो है वो होम्योस्टेसिस शो करता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। तो यहाँ ये पॉइंट आपको समझना, इस तरह के जो पॉइंट्स थे वो इसीलिए इसको मॉडिफाइड वर्जन कहा गया। ऐसा नहीं इसको मॉडिफाइड क्यों कहा गया, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन मॉडिफाइड क्यों कहा गया, ये रीज़न है इसका। अब दूसरी चीज़, 8th पॉइंट हम ऊपर ले लेते हैं। वो क्या है, 8th पॉइंट क्या है कि हमारे पास हर एक सेल के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है
वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है, वो पास ऑन होती है। 8th पॉइंट, लाइफ transfers from one organism to another via cells. Is it right? लाइफ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रही है? थ्रू सेल्स, या इन द फॉर्म ऑफ सेल्स कह सकते हैं, है ना। एक इंसान अपनी जनरेशन के कैरेक्टर्स दूसरे में कैसे ट्रांसफर करता है? इन द फॉर्म ऑफ ए सेल। वो चाहे एक ओवम सेल हो, जर्म सेल हो, फीमेल का ओवम सेल हो या मेल का स्पर्म सेल हो। सो व्हाट दिस पॉइंट मीन्स कि जो भी कैरेक्टर्स, जो भी लाइफ ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती है? वाया सेल्स जाती है। अब another very important point, each cell can be transformed, या each cell नहीं कहेंगे हम यहां certain cells can be transformed into special forms to perform a specific function. देखिए, हम अपने बॉडी के कई सेल्स हैं जिनको हम कई बार क्या होता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, किसी और टाइप में चेंज हो जाते हैं, यानी वो इमेच्योर फॉर्म में ही पड़े रहते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते। वो कब डिफरेंशिएट होते हैं? एट द टाइम ऑफ सर्टन स्पेशल फंक्शंस। मान लो हमारी बॉडी ने इम्यून सेल्स, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है तो हमारे मोनोसाइट्स क्या करते हैं? दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस, अपना फंक्शन चेंज कर दिया, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बड़ी है, उसको रोकने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के सेल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कुछ सेल्स चेंज भी हो जाते हैं और वो स्पेशल फंक्शंस करते हैं। ये सेल थ्योरी में कहा गया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम ऐसा कह सकते हैं, ईच सेल is composed of living protoplasm. लिविंग प्रोटोप्लाज्म, हर एक सेल के पास एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म है। तो ये क्या है? कुछ पॉइंट्स थे जो सेल डॉक्ट्रिन में कहे गए, कुछ थोड़े से अलग, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन कुछ थोड़े से डिटेल्ड हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, जब कोई भी थ्योरी आती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। देयर इज अ क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म क्या हुआ? क्योंकि इसने कहा ऑल बॉडीज, इसमें भी वही पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे, कहने को 12-13 पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम इसमें ऐड कर दें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज क्लियर। हमने वो पॉइंट लिखे हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए। अब उसके बाद आ जाता है कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ। देखिए, 2-3 क्रिटिसिज्म इसके हुए, जिसकी वजह से हालांकि ये थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आज भी ये थ्योरी जो है वैलिड मानी जाती है, क्योंकि इसने बहुत कुछ डिस्क्राइब कर दिया। और डिस्क्राइब क्या किया? देखिए, क्रिटिसिज्म क्या हुआ,
और अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो तो इंसान सक्सेस ले लेता है, उसे सक्सेस मिलती है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, उन्होंने कहा देखिए एक सिंपल सी बात है, वायरसेस। देखिए इसमें एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, ईच सेल हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस आर रिगार्डेड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल्सो। क्यों लिविंग कब मानते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर वो किसी की बॉडी के अंदर है, किसी होस्ट के पास है, तो वो लिविंग कहलाएंगे क्योंकि वो उसकी मशीनरी को यूज करते हैं। और अगर वो बाहर हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट है, दे आर रिगार्डेड एज नॉन लिविंग क्योंकि वो मशीनरी के बिना नहीं चलते हैं। तो क्या वायरसेस को हम सेल थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वायरसेस की क्या अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वायरसेस डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए ये एक क्रिटिसिज्म आया, मगर वायरसेस की तो अपनी कोई क्रिटिसिज्म है ही नहीं है। दूसरी चीज यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई कि देखिए प्रोकैरियोट्स के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं इन्होंने, इनका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स भाई, व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हम जानते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो बिना न्यूक्लियस के हैं, विदाउट न्यूक्लियस। प्रो का मतलब ही है विदाउट, कैरियोस मीन्स न्यूक्लियस, तो विदाउट न्यूक्लियस है। तो ये कहां जाएंगे, इनके बारे में तो कुछ भी नहीं है इसके बीच में लिखा, तो इसलिए थ्योरी जो थी कहीं ना कहीं विवादों में आ गई। तीसरी चीज यहां ये कही गई कि भाई कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट है। आपने तो ये कहा कि ईच सेल हैज इट्स प्रोटोप्लाज्म हैविंग ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहां व्हाट अबाउट these cells having multinucleate conditions like multinucleate cells? जैसे हमारे मसल सेल्स होते हैं, द मसल सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स। ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स है एंड द कंडीशन इज नोन एज, हम कंडीशंस को क्या कहते हैं, सिंसिटियम। याद रखिएगा, द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ ए सेल इज नोन एज सिंसिटियल कंडीशन और सिंसिटियम। अब कई सेल्स जो थे, कई ऑर्गेनिज्म जो थे वो सिंगल सेल है, कई ऑर्गेनिज्म जो हैं सिंगल सेल हैं। तो व्हाट अबाउट दोज, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सो यही वजह थी कि ये थ्योरी थोड़ी सी क्या थी, विवादों में आ गई। लेकिन आज भी हम इस थ्योरी को मानते ही हैं क्योंकि इसके काफ़ी वैलिड पॉइंट्स थे। सो दिस इज़ व्हाट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2-3 आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहां हमें लगता है कि क्वेश्चन ठीक बन जाता है वही हम लिखेंगे। अंडरस्टूड? सो दीज आर इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स अलॉन्ग विथ 3 क्रिटिसिज्म पॉइंट्स। आपने इसको लिखना है और लर्न करना है, और ये थ्योरी आती है। अंडरस्टूड? और ये थ्योरी दी किसने, सेक्वान ने, ही मॉडिफाइड इट। क्लियर?